इस वक्त लूट सेल मच चुकी है और अली अमीन गंडापुर को पहला धचका इस वक्त पहुंच चुका है। ऐसी लूट सेल की मिसाल आपको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के किसी भी मुल्क की जमहूरी तारीख में नहीं मिलेगी जो इमरान खान के खिलाफ किया गया है। इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई का नतीजा आ चुका है, बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर। वहीं दूसरी जानिब भुट्टो की फांसी का फैसला सुना दिया गया है और एक बारीक वारदात डाली गई है। ये बारीक वारदात क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब कुछ बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। आले शरीफ में इस वक्त फूट पड़ चुकी है और नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को लाजमी सपोर्ट करें। काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग्स हैं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक अदालत की तरफ से सजाए मौत सुनाई गई। उसे अदालती कत्ल कहा जाता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस अदालती कत्ल के 40 साल बाद एक रेफरेंस आया। यह सदारती रेफरेंस था। इस पर मेरे काजी ने अदालत लगा ली। ऑल्दो आज वही काजी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के ऊपर अदालत लगाकर राय दे रहा है, उसी काजी की अदालत से एक सियासी जमात का अदालती कत्ल हुआ। और ये सिर्फ हम नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम तर जो तज्जियाकार हैं, तमाम तर सहाफ़ी, इवन वो जो इमरान खान साहब के नाक़िद हैं, उनका भी मानना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर एक सियासी जमात अदालती कत्ल मेरे काजी की अदालत से हुआ। लेकिन मेरे काजी ने भुट्टो के कत्ल के ऊपर 40 साल बाद अदालत ज़रूर लगाई। उसका ट्रायल जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने दिखाया कि शायद इस बारीक वारदात से कौम में कुछ फेस सेविंग हो जाए। लेकिन अवाम अब तो सब समझती है। अब इस सब के ऊपर मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर अपनी मुख्तसर राय जारी कर दी है। काजी फाइजीसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने भुट्टो सदारती रेफरेंस से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी के वकला अहमद रजा खसूरी और अदालती मुआविनीन को सुनने के बाद गुज़श्ता रोज अपनी राय महफूज की थी। चीफ जस्टिस ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की मुख्तसर राय सुनाते हुए कहा कि अदालत की राय इस मामले पर मुत्तफिक है। हम जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुतफ़िक़ा राय में कहा गया है कि खुद एहतसाबी के लिए इंतहाई आजिज़ी से माजी के गलत इक़दामात और गलतियों का सामना करना चाहिए। माजी की गलतियों को तस्लीम किए बगैर दुरुस्त समत में नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट की राय में कहा गया है कि आर्टिकल 186 के तहत किसी भी अवामी मफाद से मुतल्लिक कानूनी सवाल पर सदारती रेफरेंस पर राय देना होती है। हमारे सामने सवाल था कि साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल मिला। सवाल था कि भुट्टो ट्रायल के दौरान जो ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए गए। अदालती राय में कहा गया है कि सदारती रेफरेंस से फौजी आमिर ज़ियाउल हक की हुकूमत में भुट्टो की सजाए मौत के ट्रायल को जांचने का मौका मिला। सदारती रेफरेंस भुट्टो की सियासी जमात के दौरे हुकूमत में दाखिल किया गया। इसके बाद निगरान हुकूमतों समेत दीगर सियासी जमातों की हुकूमतें आईं, लेकिन किसी जमात ने यह रेफरेंस वापस नहीं लिया। यह इस बात का इजहार है कि अवाम की ख्वाहिश थी कि अदालत इस पर अपनी राय का इजहार करे। मुतफ़िक़ा राय में कहा गया कि मुल्क के बड़े कानूनी माहिरीन की मुआवनत से अदालत अपनी मुख्तसर राय देती है। लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के आर्टिकल 4 और 109A के मुताबिक नहीं थी। आइन और कानून में ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं कि इस इख्तियार समात में भुट्टो फैसले को कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की राय में कहा गया है कि भुट्टो केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी मुस्तरद होने के बाद फाइनलिटी इख्तियार कर चुका है। यह सवाल कि क्या ट्रायल के दौरान जो मवाद शवाहिद पेश किए गए उनकी बुनियाद पर भुट्टो को सजाए मौत दी जा सकती थी। अदालत की राय है कि यह सुप्रीम कोर्ट का मुशावरती इख्तियार समात है। इस इख्तियार समात के तहत अदालतें शहादतों का दोबारा जायजा लेकर फैसले को कलअदम नहीं कर सकती। लेकिन इन्होंने यह कहा है कि फेयर ट्रायल ना होने के हवाले से बड़ी आईनी और कानूनी खामियों की तफसीली वजूहात में निशानदही अदालत करेगी। इस्लामी तनाजुर में भुट्टो ट्रायल का जायजा लेने के सवाल पर अदालत को मुआवनत फराहम नहीं की गई। मुआवनत फराहम ना होने पर नामुनासिब होगा कि अदालत इस कानूनी सवाल पर अपनी राय दे। अब इस सब के ऊपर इन्होंने नाज़रीन इकराम ये बताया है कि भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। बड़े तरीके से इस फैसले को
کو कलअदम कहा है कि हम नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि सज़ा सही हुई या नहीं, हम सिर्फ इतनी राय दे सकते हैं कि फेयर ट्रायल हुआ है या नहीं। अब बिलावल ने भी इसका खैर मकदम किया है, शहबाज शरीफ ने भी स्टेटमेंट दी है कि संगीन गलती के एतराफ़ से नई तारीख और नई रिवायत रकम होगी। ये ज़ियाउल हक के सियासी जानशीन कह रहे हैं कि ज़ियाद ने जो भुट्टो को फांसी लगवाई वो गलत थी। लेकिन एक बात है, एक सवाल है यहाँ पर कि आज ये फैसला आया है पुराने उन जजेस के ऊपर, उन जजेस के किरदार के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो क्या कल को मेरे काजी के फैसले के ऊपर भी 40 साल बाद कोई अदालत लगेगी? क्या मेरे काजी के फैसलों के ऊपर भी अदालतें जो हैं वो इस तरह की ऑब्जर्वेशंस देंगी? क्या वो भी ये कहेंगी कि हम अपनी गलतियां जो हैं उन्हें दुरुस्त किए बगैर और उनका एतराफ़ किए बगैर इंतहाई आजिज़ी से आगे नहीं बढ़ सकते? ये एक सवाल है जो हमेशा के लिए कायम रहेगा। नाज़रीन इकराम, वहीं आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, सियासी अपडेट्स हैं मेरे पास। इस वक्त आपको पता है कि सदारती इलेक्शन का जो मामला है वो भी चीज़ें आपके सामने हैं, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि एमक्यूएम वाले ये कह तो रहे हैं कि हम जरदारी को वोट नहीं देंगे, लेकिन जिन्होंने एमक्यूएम को सीटें दी हैं उन्होंने जब कहा कि जो सीटें हमने दी हैं उनसे आपने वोट जरदारी को देना है, तो एमक्यूएम वाले तो पाबंद हैं, वो तो खुद इस साहब के अंदर फैसला करने की हैसियत, सख्त या कुछ भी उनके अंदर नहीं है। तो वही हुआ है जो हम खदशे जाहिर कर रहे थे। एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नजदीक लाने की कोशिशें कामयाब हो चुकी हैं। मंगल को राब्ता कमेटी के इजलास में पीपल्स पार्टी के आम तरीन रहनुमा और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के एमक्यूएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ होने वाले राब्ते पर तबादला ख्याल हुआ, और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि राब्ता कमेटी के अरकान को बताया गया कि पीपी ने एमक्यूएम की आईनी तरामीम पर ताउन की मस्बत यकीन दहानी करवा दी है। एमक्यूएम आसिफ अली जरदारी की हिमायत पर राजी हो चुकी है। ये होना था, ये तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, ये तो होना ही था। और इस वक्त जाहिर बात है, आप ये देख लें कि एक सदारती उम्मीदवार के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और दूसरे सदारती उम्मीदवार के लिए वोट्स अरेंज किए जा रहे हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सबको पता है, पूरी कौम जानती है इसकी हकीकत के सरे आईना कौन है, पसे आईना कौन है, और सरे दीवार जो है वो पसे दीवार कौन बैठा सारी डोरें हिला रहा है, ये हम सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो कैबिनेट्स हैं वो फाइनल हो चुकी हैं। इंटरेस्टिंग तरीन बात आप जरा अंदाजा करें, और इस वक्त वैसे मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा पीटीआई के साथ जो वारदात डली है उस पर आने से पहले। इसहाक डार साहब जो हैं उन्हें इस वक्त वजारत खजाना नहीं मिल रही, और हुकूमती मुआशी टीम की सरबराही जो है वो मोहम्मद औरंगजेब जो है मुआशी माहिर वो करेंगे, और इसहाक डार को कोई और वजारत दी जाएगी जो कि चांसेस हैं वजारत खारजा मिल जाए। ख्वाजा आसिफ को वजारत दिफा और मोहम्मद औरंगजेब को वजारत खजाना मिलने का इम्कान है, मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। अब इंटरेस्टिंग बात चेक करें कि इस वक्त बहुत से नवाज शरीफ के करीबी सहाफ़ी, ऐसे सहाफ़ी भी जो लंदन से नवाज शरीफ साहब अपने साथ लेकर आए, लंदन में उनका कुर्ब रहा उन्हें हासिल, तो उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है, जैसे अरशद शरीफ शहीद ने पूछा था वो कौन था, वो कौन था जिसने इमरान खान की हुकूमत गिराई, वो कौन था जिसने ये किया, वो कौन था जिसने वो किया, सबको पता है उसका जवाब। तो अब नून लीग जो है, नवाज ग्रुप, वो भी एक सवाल पूछना शुरू हो चुका है कि वो कौन है जिसने नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज होने से रोका, और वो कौन है जो अब इसहाक डार को वजारत खजाना के मनसब पर फाइज होने से रोक रहा है। आले शरीफ और नवाज शरीफ खानदान की यह ख्वाहिश थी कि इसहाक डार की ईगो भी इस तरह से ही सेटिस्फाई होनी थी अगर वो वजीर खजाना बनते। उन्हें वजीर खजाना एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से ना बनने देने की वजह यह है कि इसहाक डार नाकाम तरीन वजीर खजाना थे। अब ये एक चीज है जो इसहाक डार के ऊपर धब्बा रहेगा, और वो जो फन्ने खान बनते हैं कि डार से डॉलर डर गया, डार इकोनॉमिक्स असल में डार्क इकोनॉमिक्स एंड दिस इज अ रियलिटी, और इसीलिए इसहाक डार को खुडे लाइन लगा दिया गया। लेकिन इस सब के अंदर एक जाने पंजाब की निगरान काबीना फाइनल हुई। आपने एक नुक्ता देखना है, आपके वोट की ताकत का जरा अंदाजा कीजिएगा कि शहबाज शरीफ वजीर आजम है, नवाज शरीफ पार्टी के कायद हैं, वो अपनी मर्जी से अपनी कैबिनेट के अंदर तब्दीलियां नहीं कर पा रहे, उन्हें अप्रूवल चाहिए। यानी शहबाज शरीफ वजीर आजम हो के मुकम्मल तौर पर अपनी कैबिनेट बनाने में बाइख्तियार नहीं है। मरीम नवाज वजीर आला हैं, लेकिन वो इस वक्त कैबिनेट बनाने में बाइख्तियार नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक शख्स है जो कैदी है, जो नाअहल भी हो चुका है, जिसे 3 सजाएं भी हो चुकी हैं, जिसका नाम टीवी पर लेने की इजाजत भी छिन गई है, जिसकी सियासी जमात को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश की गई और कर भी दिया गया सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन वो फिर उठ गया। वो शख्स बैठ के खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के नाम आजादी से फाइनल कर रहा है। इसमें आप जरा इस नुक्ते को समझिएगा, इस नुक्ते के अंदर ही पूरी कहानी है कि कौन फॉर्म 45 वाली हुकूमत के बाद इख्तियार अपने हाथ में रखे हुए है, और कौन फॉर्म 47 वाली जो गवर्नमेंट है उसके बाद इख्तियारात से मुकम्मल तौर पर दूर है और सिर्फ कठपुतली वजीर आला और कठपुतली वजीर आजम है। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना इमरान
इमरान अहमद खान न्याजी की मंजूरी से तश्कील पाई है। कल केपी का वजीर आला प्रोटोकॉल के साथ अपने कायद को मिलने गया और कायद से पूछ के आया। सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। अब इस सब के अंदर एक तरफ तो ये सब कुछ है, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन किराम जो वारदातें हैं वो डालने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत दे दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो बाकी सियासी जमातों के अंदर बांट दी गई हैं। अली अमीन गंडापुर को पहला धचका और आप हंसेंगे। अब इस एक नुक्ते के ऊपर आप हंस हंस के लोटपोट भी हो सकते हैं और हो सकता है कि ये आपके लिए रोने का मकाम हो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, क्योंकि आपको जो मैं चीज बताने लगा हूं। अब इन्होंने किया यह है कि हर असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें बनती थी वो पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलेंगी और वो बाकी सियासी जमातों में बांट दी जाएंगी। अब बाकी सियासी जमातें, आपको पता है कि कौमी असम्बली में भी उन्होंने सीटें दे दी पीटीआई की, पंजाब में भी दे दी, ऐवान मुकम्मल हो गया। केपी में इंटरेस्टिंगली जो मजाक हुआ है, आप उस मजाक का अंदाजा भी नहीं कर सकते। नॉर्मली होता है कि आपने तकरीबन 100 अगर सीटें जीती हैं ना, 100 सीटें जीती हैं आपने, तब जाके आपको मिलती हैं 30-40 सीटें, और ये एक फार्मूला होता है, आपको फिर 100 नशिस्तें जीतनी पड़ती हैं। अब केपी के अंदर क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी सीट्स जीत चुकी है विदाउट मखसूस नशिस्तें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन जो बाकी सियासी जमातें हैं, ऑपोजिशन जो है वो 19 की है। 19 सीटें ऑपोजिशन ने अवाम की मर्जी और मंशा से जीती हैं और उन 19 सीटों के ऊपर ऑपोजिशन को 30 मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं। ऑपोजिशन जो है ऐसी लूट सेल, ऐसी लूट पाकिस्तान की नहीं दुनिया भर की जमहूरियत की तारीख में नहीं मिली होगी कि वो ऑपोजिशन जिसने 19 सीटें अवाम के वोटों से जीती हैं उसे मखसूस 30 नशिस्तें दे दी गई हों। ऑल्दो ये अली अमीन गंडापुर को पहला बहुत बड़ा धचका पहुंचाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के मैंडेट के ऊपर तो एक मजाक है, मतलब डाका है। बाकी भी जगहों पर वही सब कुछ हुआ है, लेकिन केपी में तो आप देखें कि 19 नशिस्तों के ऊपर आपको मखसूस 30 नशिस्तें मिल रही हैं। ये किस दुनिया में होता है, ये कहां पर होता है? और फिर ये कहते हैं कि हम जमहूरियत हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान 2022 के अंदर एक हाइब्रिड रिजीम में था और वो भी कोई अच्छी चीज नहीं थी, लेकिन 2023 में पाकिस्तान जो है वो आमिराना तर्जे हुकूमत वाले मुमालिक में डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर आ चुका है। ये हमने बड़ी शबाना रोज मेहनत करके किया है और ये अनफॉर्चुनेट एक रियलिटी है हमारे मुल्क के मामलात की। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।